आता दिसते. नमस्कार. नमस्कार, मी मुक्ता दाभोलकर, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे आयोजित डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांच्या 8व्या स्मृतिदिनानिमित्त जे स्मृतिव्याख्यान घेतलेलं आहे त्यामध्ये आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करत आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांना अभिवादन करून होईल. अभिवादन गीत सादर करत आहेत इचलकरंजीहून इंद्रायणी पाटील. ओव्हर टू इंद्रायणी. नमस्कार. डॉक्टरांना अभिवादन करणारं गीत थोड्याशा मला वाटतं टेक्निकल अडचणींमुळे आपल्यापर्यंत कदाचित कमी नीट पोहोचलं असेल, परंतु अभिवादन करून आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. यानंतर मी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे
राज्य कार्यकारी समिती सदस्य अण्णा कडलासकर यांना कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्याची विनंती करते. अण्णा कडलासकर. नमस्कार साथियों, आज 20 अगस्त, आज 8 साल हो गए और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के स्मृति के उपलक्ष्य हमने पिछले 7 दिनों में विविध विषयों पर अलग-अलग तरह का जो संवाद श्रृंखला हमने आयोजित की थी, उस माला की आखिरी कड़ी का आज का दिन है और आज ही के दिन में हम लोग जो संवाद रखेंगे उसके संवाद में आप सभी का स्वागत है। 20 अगस्त 2013 सुबह का समय था और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग पर एक कहर बनकर वो दिन आया। जिन्होंने एक घिनौना काम किया, वो समझ रहे थे कि परिवर्तन का ये जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने काम शुरू किया था, वो रुक जाएगा और लोग सदमे में जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मशाल बुझ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा ही। डॉक्टर नरेंद्र दाभोल जी का नाम भी जिन्होंने सुना था, वो लोगों ने भी उनकी हत्याओं के बाद सोशल मीडिया पर, वर्तमान पत्र जो है उनमें, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, पूरे विश्व भर में ढूंढना चालू कर दिया था कि क्या है ये अंधश्रद्धा निर्मूलन की मूवमेंट और कौन थे ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। और उनकी हत्या के बाद सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोगों तक महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का नाम पहुंच गया। हम सब दाभोलकर का नारा लगाते हुए हजारों नए दाभोलकर के रूप में कार्यकर्ता तैयार हो गए। हमें खेद है कि हमारे प्रेरक रहे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी, कॉमरेड गोविंद पानसरे जी, प्राध्यापक कलबुर्गी जी, पत्रकार गौरी लंकेश के हत्यारों के जो मुख्य सूत्रधार है, वो आज भी जांच एजेंसियों के चंगुल से परे है। एक तरफ ये चित्र है तो दूसरी तरफ समाज में अंधविश्वास और छद्म विज्ञान का को बढ़ावा देने की एक होड़ सी लगी हुई है। लेकिन इसी होड़ के चरम सीमा के जो परिप्रेक्ष्य में या उसके कैनवास पर 2018 से ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क, जो पूरे देश के बड़े-बड़े राज्यों में काम करता है, इन संगठन और बहुत सारे विज्ञानवादी संगठन, बुद्धिवादी संगठनों ने आज का दिन राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। और इसी विषय पर 2 दिन पहले एक बहुत बढ़िया हमने संवाद भी रखा था। और ये जो संगठन या हमारा जो लक्ष्य था जो डॉक्टर दाभोलकर जी ने शुरुआत किया था कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की चेतना जगाए, लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में विज्ञान का इस्तेमाल करके हर रहस्यों के पीछे, चमत्कारों के पीछे सच क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, उस सच का जो झूठ का पर्दा उठाने का संकल्प लिया था। और आज भी हम सभी कार्यकर्ता यही प्रण लेते हैं कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ये जो विचार है, वो लोगों के हर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और इस जो काम है हमारा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन का हो या वैज्ञानिक चेतना जागृति करने वाले लोगों का हो, उनके सामने एक नई तरह की चुनौतियां उभर कर आई है और वो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र के सामने भी उभर कर आई है। और ये चुनौतियां क्या है, इसके बारे में आज एक बहुत ही अच्छा संवादक हमारे बीच में है, जिनको नोबेल लॉरेट्स जो हमारे थे, अमर्त्य सेन, वो बोलते थे कि इज द वर्ल्ड्स ग्रेट एक्सपर्ट ऑन हंगर एंड फेमाइन। तो लोगों के भूख के बारे में, सूखाग्रस्त या जो परेशानी में है उनके बारे में जिनका
बहुत बड़ा अभ्यास है। ऐसे रामन मैगसेसे अवार्ड से विजेता पत्रकार अ, माननीय पी साईनाथ जी हमारे साथ है। तो इन सभी का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से हमने जो काम डॉक्टर दाभोलकर जी के प्रेरणा से चालू किया था, वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में पहुंच गया है। वो सब काम हम लोग बड़े जोश उमंग के साथ और भावना में बिना बहते हुए करेंगे, इतना ही प्रण लेते हुए हाँ, आज के प्रोग्राम में मैं सभी का महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से स्वागत करते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अण्णा कडलासकर. पी साईनाथ आपल्यामध्ये सहभागी असल्यामुळे अण्णांनी प्रास्ताविक हिंदीमध्ये केलं. अण्णा, तुम्ही ज्याप्रमाणे सांगितलं की डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांचा विचार आणि वैज्ञानिक विचार हा समाजामध्ये घेऊन जाणं ही त्यांना खरी आदरांजली आहे. मी इथं हे सांगू इच्छिते की पहिली 5 वर्ष म्हणजे 60 महिने आम्ही डॉक्टरांचा ज्या पुलावर खून झाला तिथे दर महिन्याला जमून निषेध आणि निर्धार व्यक्त करत होतो. परंतु जसा काळ जातो, जशा घटना घडत जातात नवीन, त्याप्रमाणे एखाद्या माणसाला आठवण्याचा मार्ग हा त्याच्या कृतीचं स्मरण करूनच असला पाहिजे, याची विवेकवादी असलेल्या आम्हाला सर्वांना निश्चित जाण आहे. त्यामुळे हिंदू धर्मातील एक उपमा वापरायची तर डॉक्टरांचा बहिष्टर प्राण म्हणजे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम, निर्मूलन समितीचं काम आणि विवेकवाद रुजवण्याचं काम ते करून आम्ही त्यांना आदरांजली अर्पण करत आहोत आणि करत राहू. यानंतर आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण एक संकेतांमध्ये थोडासा बदल केला आहे, कारण कार्यक्रम संपताना आपण सर्वांनी पी साईनाथ यांचे शब्द मनात घेऊन जावेत, जे आजच्या कार्यक्रमाचा प्रमुख हेतू आहे, असा विचार करून आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्रतापराव पवार यांचं भाषण आपल्याला अध्यक्षीय मनोगत यानंतर ते लगेच व्यक्त करतील. माननीय प्रतापराव पवार हे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा जो ट्रस्ट आहे त्याचे गेली 30 वर्ष अध्यक्ष आहेत. आणि हेही इथे आवर्जून सांगायला पाहिजे की जेव्हा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा जाहीरनामा काढला आणि 1 लाख रुपये पहिले जमवले, बुवाबाजीचं आव्हान अनिसने दिलेलं होतं डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांनी तेव्हा, आणि त्या 1 लाख रुपये समाजामधून जमवले. त्या निधीच्या त्या एकत्र केलेल्या निधीचे जे अध्यक्ष निधीच्या विनियोगासाठी तयार केलेल्या समितीचे देखील माननीय प्रतापराव पवार अध्यक्ष होते. त्यामुळे 89 सालापासून ते महाराष्ट्र अनिसशी संबंधित आहेत. मी यानंतर माननीय प्रतापराव पवार यांना अशी विनंती करेन की त्यांनी त्यांचं अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावं. माननीय पवार सर. साईनाथ जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए. वी हैव होल एसोसिएशन और मिस्टर Sadar Dumre was someone who used to bring very enlightened people for Sakar's platform, and that used to be a really a thought-provoking or very enlightened entertainment or education opportunity to the masses. And you were one of them, so I remember you very well. And on behalf of this institute organization, I welcome you and thank you. Basically, I would like to talk to you only because I have been talking to our people all the time in Marathi. And you are aware of this, our institute to some extent, I hope so. I was involved in this organization because of the personality of Dr. Dabholkar, who is a selfless to the core. And very ethical, very moral thinking. And when my own experience in different institutions, and I always talk about it, that when we have such a foundation, this institution prolongs with or without that person. And this is our foundation. And that's why, as Mukta just said in Marathi, that after his death or after his assassination, things have gone more, have been noticed. And we really have thousands of self-enlightened, which हम जिसको स्वयं प्रीत बोलते हैं, वॉलंटियर्स हमारे पास है, वो काम करते रहेंगे.
इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों का परिवर्तन, रिफॉर्मर्स, यही एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग एक जगह पे है, साथ में काम करते रहेंगे, और इससे किसी को प्रेरणा मिले तो उसका हमको आनंद है। ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन लीगल जरूर है, लेकिन वर्किंग इज टोटली डेमोक्रेटिक. There is no authority as such. We all work together, we all take decisions together, and all जितना विचार विनिमय है वो सब में इकट्ठा बढ़ के होता है. तो इस तरह से काम होता रहता है, काम चल रहा है, चलता रहेगा. आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन हमें प्रेरित करते हैं, and that's मतलब there could be many things which we don't know or which probably we don't understand much, but someone like you who has authority on many subjects, or the experience, recognition worldwide. So your guidance, your participation gives us a lot of moral strength, and that's the reason I'm very thankful to you for since you're coming here. We'll continue our work, because our mission is social reformers. There is no personal interest whatsoever, and there never will be. And that's why each person, whether it's the smallest worker or to the chairman, we have the same thinking. So we handle or go through all kinds of medias. It's modern, old. We want to reach all the people, right from children to elders, all walks of people, irrespective of caste, religion, etc. And our own aim is, can we enlighten the society individually and collectively? So with this mission, we will be working together. And I thank you once again for coming here. And I'm sure your speech, your guidance will enlighten us. तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं यहीं पे रुकता हूँ. धन्यवाद पवार सर. पवार सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे सामूहिक नेतृत्वातून आणि कोणताही वैयक्तिक हेतू, वैयक्तिक साध्य मनाशी न बाळगता चालू असलेलं हे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं काम आहे. यानंतर आजचे आपले प्रमुख वक्ते पी साईनाथ यांचा परिचय मी करून देणार आहे. आपण आज फेसबुक वरती या कार्यक्रमाचं प्रसारण पाहणारे सर्व कार्यकर्ते, हितचिंतक, नागरिक हे पी साईनाथ यांना अर्थातच ओळखता. ते अतिशय प्रसिद्ध पत्रकार आहेत. 2014 सालपर्यंत त्यांनी हिंदूची रुरल न्यूजची विंग सांभाळली. 2014 साली त्यांनी स्वतः पारी किंवा पीपल्स आर्काइव्ह ऑफ रुरल इंडिया ही संस्था तयार केली. आणि अण्णा कडलासकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे मेनस्ट्रीम मीडियामध्ये भूक, गरिबी, असमानता यासारख्या ज्या गोष्टींना स्थान मिळत नाही, त्या सर्व गोष्टी समाजासमोर आणण्याचं काम पी साईनाथ त्यांच्या पत्रकारितेतून करत आहेत. त्यांना रॅमन मॅगसेसे अवॉर्ड मिळालेला आहे. जपानचा सर्वात श्रेष्ठ असा इंटरनॅशनल पुरस्कार फुकुओकांच्या नावे दिला जाणारा त्यांना मिळालेला आहे नुकताच. या पत्रकारितेच्या क्षेत्रात हा पुरस्कार मिळणारी ती पहिली व्यक्ती आहेत. एशियन रिजन मध्ये इथल्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्य टिकवण्याचं आणि वृद्धिंगत करण्याचं काम जे करतात त्यांना जपान हा पुरस्कार देतं. AR रहमानला हा पुरस्कार मिळालाय. त्यामुळे हा पुरस्कार कोणाला देण्यात येतो हे आपल्या लक्षात येईल. तर अशा पद्धतीने आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी ओळखले जाणारे पी साईनाथ हे नव उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे किंवा निओ लिबरलिझमचे एक क्रिटिक आहेत. आणि शेतकऱ्यांच्या वरती या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा होणारा परिणाम आणि त्यातून घडणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांचं वास्तव त्यांनी आपल्या समोर मांडलेलं आहे त्यांच्या जर्नलिझम मधून. आणि आपल्या सर्वांचे डोळे या प्रति उघडलेले आहेत. तर आजचे आपले जे प्रमुख अतिथी आहेत पी साईनाथ, हे मला वाटतं की ज्या प्रकारचा समाज आपण निर्माण करू इच्छितो त्या समाजाच्या निर्मितीसाठी स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात कार्यमग्न असलेली व्यक्ती आहेत. यानंतर आजच्या कार्यक्रमामध्ये मी त्यांना अशी विनंती करते की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. माननीय पी साईनाथ. Thank you so much.
माफ कीजिए, मैं मेरी मुंबईया बोली में बात करता हूँ, वो तो मिक्स है, अंग्रेजी हिंदी 2-3 भाषा, और आई स्पीक 4-5 लैंग्वेजेस इक्वली बैडली। लेकिन हमारा वेबसाइट जो है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, आप उसमें पढ़ सकते हैं। वी पब्लिश 13 भाषाओं में पब्लिश करते हैं, the only journalism website that does that. Actually, Pawar Saab, Mukta ji, others, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको ये यहाँ बुलाया। ये दाभोलकर साहब का मेमोरी में ये लेक्चर करना है। आपने हमको बहुत बड़ा सम्मान दिया। दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट। ये it is a very big honor for me to do this lecture. And देखिए, जो रैशनलिस्ट का असैसिनेशन हुआ, चाहे दाभोलकर साहब या कलबुर्गी, प्रोफेसर कलबुर्गी या गौरी लंकेश, उनमें 3 में और पंसारे साहब, वो चारों में I knew 3 of them. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि that I knew Professor Kalburgi personally or that I had met him. I had it. लेकिन उनका बॉडी ऑफ वर्क मैं जानता हूं, उसका पोजीशन मैं जानता हूं। और ये बहुत दुखी की बात है कि जो फोर्सेस इन लोग को असैसिनेट किया है, फिजिकली मर्डर्ड दीज पीपल, what is so depressing is that they now seek to assassinate their character posthumously. This is so depressing, so sad. You know, having murdered someone physically, उसका character को assassinate करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन it also shows us something very positive. These were such people. ये चारों ऐसा लोग था, उनका इम्पैक्ट देख लीजिए। Even after they have been murdered, even after their life is over, their life continues in terms of the impact they have. Those who murdered them still see them as the main enemy. यह है उनका इम्पैक्ट। आज आपने हमको सब्जेक्ट दिया, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी फेसिंग रैशनलिस्ट। मैंने आपको जितना टाइम है मेरे पास, उसमें 7-8 एस्पेक्ट्स को देखता हूं, लेकिन इमीडिएट चैलेंजेस बिफोर रैशनलिस्ट आप कह सकते हैं कि 3 है। एक तो the challenge of keeping democracy alive, मतलब लोकतंत्र को जीवित रखना, वो चुनौती नंबर 1। चुनौती नंबर 2 विवेकवादियों के सामने जो है, चुनौती नंबर 2, the challenge of keeping themselves alive, उनको खुद उनके जीवित रखना, वो भी एक चुनौती है। और इट इज नॉट, आई एम नॉट जोकिंग, इट इज अ सीरियस मैटर। तीसरा नंबर चुनौती, द चैलेंज ऑफ फाइटिंग द मोस्ट विशियस वेव ऑफ फंडामेंटलिज्म, सस्टेन्ड वेव ऑफ फंडामेंटलिज्म वी हैव एवर नोन इन इंडिया। कट्टरवाद को सामना करना, और वायलेंस की तरह नहीं, लेकिन with reason, with logic to confront that. ये तीसरी बात है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मैंने क्यों कह रहा हूं कि खुद जीवित रखना वो भी एक चुनौती है, इसलिए कि कट्टरवादियों ने रैशनलिस्ट को देखते हैं ये हमारा मेन एनिमी है। हाँ, सब सेक्युलरिस्ट को अटैक करते हैं और रैशनलिस्ट का नाम भी नहीं उठाते, लेकिन they hate and vilify and attack all secularists. लेकिन आप देखिए कि
किसको टारगेट करते हैं मर्डर को, किसको टारगेट करते हैं असैसिनेशन को? दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश, ऑल रैशनलिस्ट। ये लोग सब चारों लोग सेक्युलर था लेकिन रैशनलिस्ट भी था। और मेरी समझ में जब ये स्थिति और खराब होगा, और मेरे समझ में ये वो होने वाला है, बहुत सारा और रैशनलिस्ट का लाइफ्स भी रिस्क पे होगा। देखिए क्या फर्क है सेक्युलरिस्ट और रैशनलिस्ट में? इस देश में, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जब हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, सोसाइटी की तरफ सर्वधर्म सहिष्णुता या वो टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स हम मानते हैं। फिर भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकली स्टेट की तरफ से एट बेस्ट हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। राज्य और धर्म को सेपरेट रखना है। ये स्टेट एंड धर्म ऑफिशियली, वो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है डू नॉट ब्रिंग योर रिलीजन टू द गवर्नमेंट ऑफिस, कीप इट टू योर होम एंड प्राइवेट लाइफ। वो तो कोलैप्स हो गया, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग था बहुत साल। लेकिन तो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। लेकिन विवेकवाद उससे बहुत आगे चलते हैं। विवेकवाद चैलेंज करते हैं मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ ऑल काइंड्स जो समाज को बहुत नुकसान पहुंचते हैं। दे चैलेंज, दे रबिश लाइज एंड नॉनसेंस मैस्कुरेडिंग एज हिस्ट्री। आप थोड़ा सोच लीजिए, इस पैंडेमिक पीरियड में, कोविड-19 पीरियड में, I don't know how many people have lost their lives by listening to a chief minister and political leaders जो हर दिन बोला, हाँ, there is no need to postpone कुंभ मेला। अरे एक साल प्रीपोन किया, इसलिए कि अगर 2022 में जो होने वाला था आपने 2021 में ला गया। क्यों? इसलिए कि 2022 में आएगा तो अप्रैल में शनि स्नान, ये वो सब वेरियस मेजर इवेंट्स तो अप्रैल में आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव वो फरवरी में है। तो आपने एक साल एडवांस किया, किसी भी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, रैशनलाइजेशन दिया। बहुत सारा लोग आपको उसको चैलेंज किया, क्रिटिसाइज किया, ये मत करना, कुंभ मेला को अभी मत करना, कोविड-19 का सुपर स्प्रेडर बन जाएगा। जितने, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल लिसन्ड। वो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री था, उसने कहा they will be protected and cleansed by गंगा जल। और बाकी नेता उसको गंगा जल कहा, और ये भी कहा गांव मूत्र पी लो, कोई वैक्सीन नहीं चाहिए। That is good enough, the better than any vaccine, गांव मूत्र और गंगा जल। तो ये है the differences where the rationalist challenges this. विवेकवाद reason challenges unreason, और वो that infuriates। कट्टरवाद बहुत infuriate होता है, ऐसा एक जैसा they were infuriated by Dr. Dabholkar, by Professor Kalburgi, by Comrade Pansare, by Gauri Lankesh. अभी हम, let me run through 7 challenges, चुनौतियां, and then I will try giving an example of each of them or considering all of them together. सबसे पहले इस देश में असमानता और अन्याय, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, ये सबसे बड़ा चुनौती है हमारे सामने।
और अगर उसको हम सामना नहीं कर सकते, इफ वी कैन नॉट कॉन्फ्रंट दैट, बाकी सब काम नहीं होगा हमारा। जो भी हम अचीवमेंट कर सकते हैं इसके बाहर, वो टेम्पररी होगा। इट विल नॉट स्टैंड, इट विल नॉट सस्टेन। और पिछले 30 साल में जब से हम नया आर्थिक नीति बोला हमने, वो अभी 30 साल पुराना है। जिस दिन हमने उस पाथ पे शुरू कर दिया, उस हाईवे पे चले गए, असमानता इतनी बढ़ गई। जब असमानता बढ़ जाती है, अन्याय भी बढ़ जाती है। ये इनएविटेबल है। Anyone who understands reason understands that. असमानता इतनी बढ़ गई इस देश में। मैं उसके आपको बाद में मेन डिटेल्स और थोड़ा नंबर्स भी देता हूं। दूसरा चुनौती, द राइज ऑफ कॉर्पोरेट पावर। कॉर्पोरेट जगत आज इस देश को चला रहे हैं और वो है चालक असमानता और अन्याय का। They are the financiers of fundamentalism and injustice. असमानता की चालक कट्टरवाद को प्रोत्साहन देने वाले हैं और अन्याय को बढ़ावा देने वाले वो कॉर्पोरेट जगत है। तीसरा चुनौती है कट्टरवाद। और देखिए, मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, वेबसाइट्स पे मैंने ये देख रहा हूँ डिस्कशन। देखिए, कट्टरवाद तो है हमारा देश में, लेकिन वी आर नॉट केपेबल एज अ पीपल ऑफ बीइंग वेरी फंडामेंटलिस्ट। हम तो जेंटल लोग हैं। आप अफगानिस्तान में देखिए, वो है कट्टरवाद, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इतना विशेष है। अरे भाई, हाँ, ये सही बात है। अफगानिस्तान में जो आप देख रहे हैं वो कट्टरवाद, एक्सट्रीम, विशियस, हॉरिफाइंग वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कट्टरवाद, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बहुत चल रहा है अफगानिस्तान में और हॉरिफाइंग है, मानता हूं। इसका मतलब ये क्या है कि हिंदू फंडामेंटलिज्म, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म, बाकी सब फंडामेंटलिज्म वो ठीक है क्या? वो बिनाइन है क्या? आप प्लीज डोंट चूज बिटवीन फंडामेंटलिज्म्स। Choosing between fundamentalisms is like the chicken choosing which sauce it will be cooked in. क्या मुर्गी चुनेगी उसको कौन से सॉस में हमको पकाया जाना? हाँ, मुर्गी ऐसा सोचते है क्या? हमको बटर सॉस में पकाया जाए या सिचुआन सॉस में पकाया जाए? Don't choose between fundamentalisms and colonialisms. That is as stupid as the chicken choosing which sauce it wants to be cooked in. चौथा नंबर, हमारा the conscious deepening of every schism and fault line जो अभी भी हिंदुस्तान की समाज में है और नया बढ़ाना है, नया भी क्रिएशन करना है। रीजन वर्सेस रीजन, religion versus religion, community versus community, caste versus caste, especially caste versus caste, हमारे यहाँ पहले से मौजूद इतनी जीबी, पहले हमारे यहाँ पहले से मौजूद जितनी भी दरारें और फॉल्ट लाइन है उनको गहरी में, वो उसको और डीपन कर रहा है और जो दीवारों था उसको मजबूत बनाया जा रहा है। एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में,
एक समुदाय और दूसरा समुदाय के बीच में, एक जाति और दूसरी जाति के बीच में. So this deepening of every fault line in Indian society, ये चौथा नंबर चैलेंज है, चुनौती नंबर 4. 5, मैं को एक क्लैरिफिकेशन देता हूं. बहुत लोग, इंटेलिजेंट लोग भी, इंटेलेक्चुअल लोग भी कुछ आर्ग्यूमेंट किया है कि जो प्रोजेक्ट है, फंडामेंटलिज्म का प्रोजेक्ट है, इट राइजेस, यूनाइट्स पीपल अबव कास्ट लाइन्स. हाँ, कुछ समय ऐसा दिखता है, लेकिन कट्टरवाद का कैरेक्टर ऐसा है, कट्टरवाद का बेसिक कैरेक्टर ऐसा है, जब कट्टरवाद बढ़ जाती है, it gives greater rise of the most regressive elements of Indian society, especially caste, class और gender. कट्टरवाद जब बढ़ जाती है, जातिवाद बढ़ जाती है. महिलाओं पे उसका स्टेटस गिर जाती है और अत्याचार बढ़ जाती है महिलाओं पे, आदिवासियों पे, दलित पे. So there is actually the fundamentalism strengthens every regressive element in our society. चौथा नंबर चुनौती, हम कैसा सामना करेंगे जो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जुडिशियरी, पुलिस, जो भी करो, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई या आपका पर्सनल वेंडेटा का इंस्ट्रूमेंट्स बन जाती है. द डिबेसमेंट ऑफ लॉज, द किलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संस्थाओं का विनाश, कानून का पतन और संविधान का हत्या. और ये भी देखना है कि जेंडर में क्या होता है, कास्ट में क्या होता है, क्लास में क्या. जेंडर देखिए, जब समाज में मनुवाद प्रमोट करेंगे, जैसा इस सरकार में, केंद्रीय सरकार का 3-4 मंत्री प्रमोट करते हैं, हर महीने एक स्पीच देते हैं. जब आप जानते हैं, व्हेन यू आर प्रमोटिंग मनुवाद, व्हेन यू आर प्रमोटिंग द मनुस्मृति, आप जानते हैं व्हाट आर द रिजल्ट्स फॉर विमेन, फॉर लोअर कास्ट एंड फॉर दलित्स. देखिए, इस देश में इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आप राजस्थान हाईकोर्ट देखिए, अभी 40 साल वहां बाकी हाईकोर्ट्स में अंबेडकर का स्टैचू मिलेगा या बड़ा पोर्ट्रेट मिलेगा. राजस्थान हाईकोर्ट में 40 साल रहा था. कौन सा स्टैचू, किसका मूर्ति? मनु का. कोई जानता नहीं कि ये मनु एक आदमी था या 15-20, जैसा चित्रगुप्त नाम बहुत सारा राइटर्स था. वी डोंट नो हाउ मेनी देयर वर मनूज एंड व्हाट दे लुक लाइक, लेकिन एक ह्यूज स्टैचू था. अंबेडकर का मूर्ति हाईकोर्ट से बाहर है, कोने पे, जहां ट्रैफिक सिग्नल है, जैसा अंबेडकर साहब ट्रैफिक को कंडक्ट कर रहा है. ये दिस disrespect for the constitution, for secularism, the destruction of institute, ये 40 साल, ये मोदी साहब ने नहीं करवाया, जब वहां कांग्रेस सरकार था उस समय हुआ ये, और 40 साल रहा. और तो 8वां नंबर चुनौती, collapse of the Indian media. As a professional journalist of 40 years, ये मेन डिसअपॉइंटमेंट है मुझको कि देखिए, आज दिसंबर से अगले साल अप्रैल तक 2 बड़ा एनिवर्सरी है हमारा इंडियन प्रेस का. जिस दिन से मैं वो हिक्की गैजेट, वो अंग्रेजी वाला टैबलॉइड, मैं उसको हमारा इंडियन पत्रकारिता मैं नहीं मानता हूं.
हम कह सकता है कि इंडियन जर्नलिज्म, हिंदुस्तानी पत्रकारिता, वो शुरू हुआ 200 साल पहले, जब दिसंबर 1821 और अप्रैल 1822 में राजा राम मोहन रॉय ने एक नया तरीका, नया टाइप ऑफ पत्रकारिता उसने लाया था, कौमुदी संवाद और मिरातुल अखबार में, जहां मिरातुल अखबार में खुद एक्सप्लिसिटली कहा, ये दिस इज गोइंग टू बी द व्हीकल, ये व्हीकल है हमारा सोशल और पॉलिटिकल थॉट्स के लिए, और सब बेस्ड ऑन रीजन, विवेक। वहां से देखो कहां तक हम पहुंच गया। ये 200 साल में मैं कह सकता हूं कि 150 साल इंडियन मीडिया का एक ग्रेट हिस्ट्री रहा। इंडियन प्रेस इस देश का स्वतंत्र संग्राम का एक बालक है। द इंडियन प्रेस इज द चाइल्ड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। हमारा पत्रकार कौन था? राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, और बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि एक प्रोफेशनल पत्रकार था, उसका नाम था भगत सिंह। हाँ, हम सब जानते हैं भगत सिंह मार्टिर था, ये रेवोल्यूशनरी, रेडिकल, ये सब सही है, ही वाज ऑल ऑफ दोस। प्रोफेशनली वो पत्रकार था, 4 भाषा में लिखा था उसने। कीर्ति मैगजीन में, वीर अर्जुन में, प्रताप में, और अकाली मैगजीन में। तो ऐसा डिस्टिंग्विश्ड हिस्ट्री से पिछले 30 साल देखिए, जो राइज ऑफ कॉर्पोरेट पावर, ये सेकंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है। क्या हो गया आपका मीडिया को? हाँ, जो मीडिया, भारतीय मीडिया अभी उनके एक बड़ा हिस्सा का सरकार के आगे कुत्ते की धूम की तरह हो जाना। They have become the wagging tail of the sarkar and the establishment. They have become the cheerleaders of atrocities. और ये भी है एक चुनौती, जेंडर, कास्ट, क्लास। जेंडर देखिए, जो मनुवाद प्रमोट करेंगे, एवरी वन ऑफ यू नोज व्हाट विल हैपन टू द राइट्स एंड एडवांसमेंट ऑफ वीमेन अगर मनुस्मृति लाएंगे इस देश में। इस देश में प्रोजेक्ट तो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने को। वी हैड ए मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अनंत कुमार हेगड़े, जिसने 2017 में ही कह चुका है, वी आर इन पावर, वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने सत्ता पे है इसलिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बदलने को हमने कहा, उसने कहा दिसंबर 2017 में। और किस दिन पे ये स्पीच किया? क्रिसमस डे पे स्पीच किया। और लेकिन हर दिन तो स्पीच किया उस साल, लेकिन उसमें ये कहा, वी हैव कम टू पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल डू सो इन द नियर फ्यूचर। हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन तो रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन it has changed, times have changed, it has changed many times, and we are here to change it further. और इसने भी कहा, ये भी कहा, मनुस्मृति was our first constitution. और जो ये sold out intellectuals है, sold out to foreign powers, they do not understand it, they do not accept, वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि मनुस्मृति सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। उनको हम कंडेम करना ही पड़ेगा, और वी शुड नॉट अलाउ देम टू वीकन हिंदुत्व। सो देखिए, enough, those 8, 9, 7, 8 challenges itself are incredible. Challenges before us are incredible.
It can be fought. लेकिन ये नहीं होगा कि हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम सब मोदी साहब से शुरू हुआ। मोदी साहब आने के बाद प्रॉब्लम्स, जो पहला प्रॉब्लम्स था वो स्टेरॉइड्स पे आ गया, 100 गुना बढ़ गई। लेकिन इट विल बी एंटी रीजन, अनरीजनिंग एंड अनकन्विंसिंग टू प्रिटेंड जो इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ नहीं है। मोदी साहब, निर्मला सीतारामन सब प्रॉब्लम्स लाया, हाँ वो डिमोनेटाइजेशन लाया जरूर, जीएसटी लाया जरूर, लेकिन ये एक कंटिन्यूटी है 1991 से। इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 91 हैज बीन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। आप कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ लीजिए। 1991 में हम हर दिन, हर लेजिस्लेशन, हर कानून में we are violating the directive principles of state policy. Economic policy has been steadily anti-poor. अगर हम चाहते हैं कि हम विवेक पे बेस करते हैं हमारा थिंकिंग, देन ये मानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम 2014 में स्टार्ट नहीं हुआ, 2014 से बहुत गुना से बढ़ गया, बहुत गुना बढ़ गया। और कहां तक पहुंच गया 2021 में, कहां तक पहुंच गया हमारा असमानता। 2020 में, इस 2020 और 2021 में फोर्ब्स मैगजीन, जो कैपिटलिज्म का वो ऑरेकल कह सकते हैं, द ऑरेफिक, लाइक जैसा ऑरेकल ऑफ डेल्फी है, ये ऑरेकल ऑफ पेल्फ कह सकते हैं। It is the spokesperson of global capital. और उनका काउंटिंग करते हैं, वो मानते हैं कि ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान का जिस इंडिया 1991 में एक भी डॉलर अरबपति नहीं था, एक भी अरबपति नहीं था, इस साल है 140 अरबपति, 140 अरब डॉलर अरबपति। ओए, अगर हम रुपया में देखेंगे तो अभी 40-50 रुपया करोड़पति भी, ट्रिलियनर्स भी है आपका। लेकिन ये 140 जन, हमारा जनसंख्या में 140 जन, उसका परसेंटेज क्या होता है? 0.0000014, 0.00014% ऑफ द पॉपुलेशन, उनका क्यूमुलेटिव धन दौलत इज इक्वल टू 22.7%, 22.7% आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत का, इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2.62 खरब डॉलर, 2.62 ट्रिलियन डॉलर्स। और जिस देश का जनसंख्या 1.3 बिलियन है, 130 करोड़ है, उस देश में 140 जन, सिर्फ 140 जन have wealth equivalent to 1/4 of your GDP almost। और इन लोग का, इन 140 व्यक्ति प्लूटोक्रेट्स जो हम कह सकते हैं, उनका धन दौलत एक साल में, किस साल में? पैंडेमिक के साल में। पैंडेमिक के साल में देश का जीडीपी गिर गई 7.7%। वो सरकार का नंबर है,
सरकार कहती है कि पैंडेमिक पहला साल में हमारा जीडीपी श्रिंक हो गई 7.7%, लेकिन ये 140 व्यक्ति, उनका धन दौलत 90.4%, almost 100% they increased their wealth, when the rest of the country suffered a giant drop in GDP, income, welfare, health, and in every other aspect. जब करोड़ों जन, माइग्रेंट्स, नॉन माइग्रेंट्स, सब जब करोड़ों जन बेरोजगार हो गई, जब करोड़ों जन lost their jobs, इनकी धन दौलत बढ़ गई 100%। देखिए, जब तक ऐसा असमानता और अन्याय होगा आपकी समाज में, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि you will not be able to solve your problems. डेमोक्रेसी का हर दिन और अंडरमाइन होगा। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, इन सब टर्म को एक्सप्लेन किया। इतनी why you cannot have one without the other, why you cannot have democracy without all three, why you cannot have democracy with deadly inequality, कितने बार एक्सप्लेन किया। और आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने आपको कह रहा हूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट चुनौती, one of the biggest challenges before us is how to defend the Constitution of India. Directive Principles of State Policy में सबसे पहला पैराग्राफ, और वो प्रियम्बल में भी आती है, Justice for all, social, economic and political. प्रियम्बल में भी है Justice for all, social, economic and political, न्याय। और पहला पैराग्राफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि यू हैव टू फाइट एंड मिटिगेट इनइक्वालिटी, असमानता। अगर इनइक्वालिटी और असमानता को आप नहीं सामना करते हैं, फिर चांस नहीं है। वो एक साल में आप देखिए, जब करोड़ों देशवासियों का नौकरी बंद हो गई, उस 12 महीने में मुकेश भाई का धन दौलत, फोर्ब्स बता रहा है, 129% बढ़ गई। और कितना हो गया उसका? 84.5 बिलियन, 84.5 बिलियन डॉलर, 84.5 अरब डॉलर, सॉरी। और अडानी जी का धन दौलत एक went up by a healthy 467%, 467%। हो सकता है कि देखो, इस कॉर्पोरेट जगत का पावर इतना है, उसका कंट्रोल इतना है। जब एक स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में, जो एक जमाने में एसोसिएटेड विद सरदार पटेल समझो, लेकिन जो भी हो, वो स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, उसको एक बड़ा रेनोवेशन करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गई। और उसमें 2 पेविलियन एंड है, जैसा हमारा स्टेडियम में यहाँ मुंबई में वानखेड़े एंड, पेविलियन एंड कहते हैं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में अंबानी एंड और अडानी एंड। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है क्रिकेट गेम को? व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट? वहां कोई स्पोर्ट्स पर्सन का नाम नहीं लिया, मोदी जी का नाम स्टेडियम, और ये दोनों एंड अंबानी एंड, ये लोग, अंबानी जी का 84, आप सब देख रहे हैं जो, और इसमें मीडिया का रोल भी आप देख सकते हैं।
अभी 8 महीना हो गया, 9th month of the farmer struggle. आपका मीडिया इसके बारे में क्या बताते हैं? रोज अपडेट देते हैं? नहीं। जो भी न्यूज़पेपर्स बोलते हैं, बोस्ट करते हैं जर्नलिज्म ऑफ करेज, उनका एडिटोरियल्स देखो, किसके साथ रहते हैं? हाँ, ये लोग सब रिच फार्मर्स ऑफ पंजाब, इनको डोंट एग्री विद देम। हाँ, प्यार से बात करो, ये सब बेवकूफ है, देहात का रूरल योकल्स है, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर बीइंग मिसलेड। अरे आप कहते हैं कि किसान को ये नहीं जानते हैं खेती बाड़ी में। किसान, यू आर ग्रेटर एक्सपर्ट्स देन द किसान अबाउट एग्रीकल्चर। और ये है जो 3 कानून आप लाए, मैंने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ, पॉइंट नंबर 7 चैलेंज, चुनौती, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डिबेसमेंट ऑफ लॉज एंड किलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए इतना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मीडिया, अंबानी अडानी, किसान वर्ग का। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा पंजाब से है वहां, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं यहां से प्रोटेस्ट सिंगू को, इस राज्य से, महाराष्ट्र से 2000 से 3000 तक किसान यहां से गया, नासिक से वो गया, और अभी भी वॉलंटियर्स बैठे हैं शाहजहांपुर में, सिंगू में, टिकरी। उसमें एक सॉलिडारिटी बन गया, लेकिन रिवर्स साइड का, ऑप्रेसर का सॉलिडारिटी भी है। किसान लोग आपको क्या कह रहा है? अगर आप ये लॉस इंप्लीमेंट करेंगे, अगर आप ये 3 कानून, एपीएमसी एक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट और अमेंडमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, हाँ ये तीनों तो कानून बन गया, अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, कोर्ट स्टे नहीं करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? क्या होगा? किसानों का वेल्थ पूरा खत्म हो जाएगा। और आप एक कंपैरिजन लीजिए, मैंने आपको कहा अंबानी जी का वेल्थ जो है $84.5 बिलियन। पंजाब का जीडीपी क्या है? पंजाब का जीडीपी मतलब पंजाब का हर इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं। अंबानी का नेटवर्थ $84.5 अरब। पंजाब का जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, $85.5 बिलियन। 1 बिलियन का फर्क, और वो 12 महीने में खत्म हो जाएगा। मिस्टर अंबानी is as rich as the entire GDP of the entire state of Punjab, लेकिन उसको और फेवर्स करना है, आपको और फेवर्स करना है। और मीडिया इसके बारे में क्या कहती है? देखो रोल ऑफ मीडिया इसमें। मीडिया क्यों इसको वो जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इतना बड़ा अन्याय है, लेकिन क्यों नहीं उसके खिलाफ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं? वो सपोर्ट करेंगे। क्यों? इसलिए कि अंबानी साहब वो रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इंडियन इन इंडिया, रिचेस्ट मीडिया ओनर इन इंडिया। मीडिया में सबसे बड़ा ओनर, वो नेटवर्क 18, उसका एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो सबसे बड़ा नेटवर्क है इस देश में। और जो मीडिया अंबानी साहब ओन नहीं करता, वो उस मीडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आप लोग को कभी बताता नहीं। और अभी दूसरी तरह से प्रेशर आ रही है मीडिया के ऊपर। पैंडेमिक से इंडस्ट्री को वो मार खाया, और वो टाइप एडवर्टाइजिंग कम हो गई कुछ महीने के लिए वैसे भी, लेकिन डिपेंडेंस ऑफ मीडिया, सरकारी एडवर्टाइजिंग पर डिपेंडेंस बढ़ गई। और सरकार एक तरफ प्रेशर डाल रहा है,
कॉर्पोरेट जगत एक तरफ प्रेशर डाल रहा है। हाँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, हाउ आई अंडरस्टैंड द इंडियन स्टेट, मैं आपको बता रहा हूं। मैं 2012 से ये कह रहा हूं, द कमिंग, उस समय मैंने कहा emerging alliance of the Indian state। 2015 में मैंने लिखा alliance is now there। इंडियन स्टेट का अलायंस क्या है? एक तरफ सोशियो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, दूसरी तरफ इकोनॉमिक मार्केट फंडामेंटलिस्ट, और दिस हैप्पी मैरिज occupies a bedroom called corporate media। All three are closely tied to each other। एक हैप्पी फैमिली। और बहुत सारा लोग जो है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं और मार्केट फंडामेंटलिस्ट भी है, जैसा हमारा अरुण जेटली साहब था, जैसा हमारा मोदी साहब और अमित शाह साहब और अंबानी साहब, और you know, they are the products of this alliance। They are not the creators of it। They are the Modi Saab is not creating a new Indian elite। The Indian elite has created Modi Saab। We have to understand this, we have to reason it, and we have to confront it with reason। इसलिए मैं कह रहा हूं आप, और देखिए पैंडेमिक का वो मैंने कहा आपको 140 इंडियन डॉलर बिलियनर, डॉलर करोड़पति 140 था। उसमें इस साल में, एक साल में देयर वेर 24, वो 140 में 24 हेल्थ सेक्टर का बिलियनर है, और उसमें 10 टॉप 10, वो 24 में, वो 24 में टॉप 10 जो है, ये पैंडेमिक टाइम में वो हेल्थ सेक्टर में है। उसका प्रॉफिट इतना बढ़ गया कि ये 10 आदमी हर दिन 5 अरब रुपया कलेक्टिवली कमाए। देखिए how much the profit of the few is based on the misery of the many। जब ऐसा मिजरी होगा, जैसा एक आप कंपेयर कर लीजिए, हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या लिखा है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में ग्रामीण भारत का 75% हाउस होल्ड, कितना हाउस होल्ड है ग्रामीण भारत में? 18 करोड़ 2011 का सेंसस के प्रकार, 2011 सेंसस के प्रकार 179 मिलियन रूरल हाउस होल्ड। उसमें 75% हाउस होल्ड में मेन ब्रेड विनर, जो मेन कमाई करते हैं हाउस परिवार में, ही वॉज टेकिंग होम 5,000 रुपीज, 5,000 रुपया और उससे कम। 90% हाउस होल्ड में, ग्रामीण हाउस होल्ड में 90% में मेन ब्रेड विनर 10,000 रुपया से कम ले रहा था घर में मंथली। और हमारा नेशनल सैंपल सर्वे क्या बताते हैं? जो किसान थे, रिच फार्मर फ्रॉम पंजाब, लिखा है पेपर में, अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस में, ये सब रिच फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। इस देश का फार्मर का मंथली इनकम क्या है? इंडिविजुअल भी नहीं, परिवार का, हाँ, किसान परिवार का एवरेज इनकम है, मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, सिर्फ खेती बाड़ी से नहीं, 6,426 रुपया। हाँ, पंजाब में और बड़ा है, हाउस होल्ड इनकम 18,000 रुपीज अ मंथ, मतलब 5 जन का, और पर कैपिटा इनकम है क्या? 3,500 रुपीज। आप 18,000 रुपया भी देखो, कौन है ऑर्गेनाइज सेक्टर में 18,000 से कम एक फैमिली कमाई कर रहा है? आप बताइए आपको। तो ये अन्याय, ये पहला
साल में अंबानी जी 3.57 खरब रुपया ऐड किया इन 12 months। तो मैंने आपको यह कहना चाहता हूं, तो उसमें आप कंपेयर कर लीजिए आम जनता के साथ। नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। अगर आप देखिए अंबानी जी का हर मिनट नहीं, हर सेकंड, पिछले 1 साल में हर सेकंड 1.13 लाख रुपया कमाए। He added 1.13 lakhs to his salary, to his income, wealth. If a laborer on NREGS wants to match the wealth of Mr. Ambani, he has to work 42 million years, 4.2 करोड़ साल काम करना पड़ता है उसको। अभी कॉर्पोरेट पावर, कॉर्पोरेट जगत का ताकत इतनी बढ़ गई, हर कानून, हर एक्ट, हर लेजिस्लेशन वही खुद लिख रहा है। जैसा ये कृषि कानून, वो 3 कानून किसने लिखा है, किसने ड्राफ्ट किया? देखिए, बैंक्स देखिए, अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहा है, इस साल ही 2 करेंगे, बताया आपका फाइनेंस मिनिस्टर। बैंक एनपीएस बोलते हैं, देखो हम किसान लोग को हम नहीं दे सकते हैं राइट ऑफ, बहुत सारा हो गया, और एनपीएस देखो, हाँ एनपीएस देखो, वो एनपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीएस में 7.5 लाख करोड़ रुपया वो कॉर्पोरेट और बड़ा बिजनेस का एनपीएस है। एक कॉर्पोरेट हाउस का आप देखो कितने करोड़ रुपए। जब किसान आत्महत्या करते हैं कि इसलिए कि उसका 50,000 रुपया वो वापस नहीं दे सकते हैं। I am saying again and again, if you cannot fight this injustice, if you cannot fight inequality, you cannot fight Kattarwad, you cannot fight unreason, because we ourselves are not following the dictates of reason. और देखिए वो कट्टरवाद सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी में नहीं आ रहे हैं ना, इट इज कमिंग इन, ऐसे मैंने कहा आपको अलायंस है मार्केट फंडामेंटलिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का। पिछले 20 साल में कह सकते हैं, लेकिन पिछले 2014 से बहुत तेज बढ़ गई कट्टरवाद। हर स्कूल का टेक्स्ट बुक, हर कॉलेज का टेक्स्ट बुक, जैसा पिछले बार 1998 to 2004 और ये भाजपा सत्ता पे था, 31 डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी बन गई यूनिवर्सिटीज में। अभी फिर वो ही हो रहा है, हर टेक्स्ट बुक में, हर कॉलेज में टीचिंग ऑफ एब्सोल्यूट नॉनसेंस, सुपरस्टिशन। आप देखिए कहां से कहां तक वो सुपरस्टिशन दिख रहा है आपको। When the prime minister of the, and not superstition only, but pure errant nonsense. When the prime minister of this country speaks of plastic surgery in the time of Lord Ganesh, genetic engineering in the time of Mahabharat and Lord Karna, फिर मानना पड़ेगा कि we have knowledge में एक नॉलेज का संकट जो है वो कृषि संकट से बड़ा है अभी। A crisis of knowledge, of learning, of reasoning. जब आपका त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बोलता है भारत में 9000 साल पहले एक इंटरनेट रहा, और वो संजय और never mind, let me not repeat that nonsense. What words does one find to describe that buffoonery? We can laugh at the horror of it. लेकिन बच्चे लोग जो स्कूल में बैठे हैं वही पढ़ रहा है। We are rearing a nation of children on absurdities. We are harming them, stunting their mental and intellectual growth at that stage. Okay.
when the history book, जब इतिहास का किताब हमको battles, इस देश का इतिहास में सबसे बड़ा battles, उसका आउटकम भी बदल जाती है, फिर नया पीड़ित क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, what will they learn in this situation? लेकिन, और इसलिए मैंने कह रहा हूं विवेकवादियों को, तो बहुत सारा लोग कह रहा है, देख रहा है कि इसको कैसा डिफीट करना है, इसको कैसा सामने करना है, हाउ डू वी, और पॉलिटिकल लेवल में लोग चाहते हैं कि एक बड़ा अलायंस आना चाहिए। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि एक बड़ा अलायंस आना मैं चाहता हूं कि एक बड़ा अलायंस ऑफ ऑल ऑपोजिशन पार्टीज आना चाहिए, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसमें थोड़ा एडवांस कर सकते हैं आप, बट इन फोकसिंग एंटायरली ऑन इलेक्शन, फिर हम फोकस कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन एंड आउटकम, नॉट ऑन द सोर्स और द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमको देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा, सोशल रिफॉर्म जो आपका प्राइमरी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म उसको चैलेंज करना है, जिस प्रो कॉर्पोरेट रिफॉर्म या प्रो जनता रिफॉर्म, ये हम चैलेंज करना है, नहीं तो वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अगर हम इंस्टीट्यूशनल डीके को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, अगर इंटेलेक्चुअल सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते हैं, जब हर दिन मीडिया झूठ बोलते हैं हमको, हर दिन, देखिए जैसा, और जब हर इंस्टीट्यूशन, जुडिशियरी में देखिए आप, जब पैंडेमिक शुरू हो गया और लॉकडाउन शुरू हो गया, वो मार्च 31 को 2020 पिछले साल मार्च 31 को अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला, कुछ नहीं हुआ उसको। उसने कहा एज ऑफ दिस मॉर्निंग 11 AM एक भी प्रवासी मजदूर सड़क पे नहीं है, और उसके बाद 1 करोड़ से ज्यादा we got to know that more than 1 crore, maybe 2 crores of people had moved. लेकिन जुडिशरी ने इसको पकड़ा नहीं, it did not criticize him, it did not pull him up. और जुडिशरी इंस्टीट्यूशनल फेलियर यहां भी है, उसमें भी है। जो किसान कानून पे कमिटी फॉर्म कर रहे हैं, द जॉब ऑफ द सुप्रीम कोर्ट is to pronounce judgment on the validity of the laws. Are they constitutional? No, they are not. इसलिए वो constitutional नहीं है कि खेती बाड़ी, कृषि, वो सब राज्य सरकार का डोमेन है। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन केंद्रीय सरकार ने 3 कानून बनाया। अब तक सुप्रीम कोर्ट एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। उसने खुद कमिटी फॉर्म करने को कोशिश किया तो स्टडी एंड गिव अस, वो कमिटी ऐसा जीरो क्रेडिबिलिटी था। 4 मेंबर था, पहले मीटिंग से पहले एक मेंबर रिजाइन कर दिया, और जो भी क्रेडिबल किसान ऑर्गेनाइजेशन है इनसे बात भी नहीं किया। ये बोला ये दलाल है, इनसे क्यों बात करना है, ये अंबानी और अडानी और सरकार का दलाल है, हम बात नहीं करेंगे। अब तक 8 महीने के बाद I would have expected the Prime Minister of the nation to go and talk to the farmers. ये आपका किसान है, आपका सिटीजन है, आपका नागरिक है। नो,
और लॉ, CAA, NRC, ये आप देखा था कि क्या रिएक्शन आया वो CAA को। तो आप सोच लीजिए, if we are not able to fight the economic injustice, inequality and injustice, if we are not able to fight the steady liquidation of constitution, संविधान को खत्म करना है, if we are not able to fight the intellectual, the onslaught on intellect and reason, if we are not able to confront the challenge of fundamentalism, Khattarwad, if we are not able to fight institutional desecration, if we are not able to fight inequality and injustice, then we fail. We fail to address the challenges before democracy. What we should be doing, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना, और उसमें मैंने आपको एक स्पेसिफिक चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें 6 प्रिंसिपल्स लेके उसको जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स बनाइए। द राइट टू वर्क, द राइट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड फूड, the right to shelter, the right to education, not जैसा हमारा छुटपुट पीस किया अपने right to education कानून, वो that is not at all, it is not at all satisfactory। जब वो लाया था वो कानून मैंने क्रिटिसाइज किया, सर यूपीए सरकार ने, मैंने अभी भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं आपको, और इनका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया था उनको भी मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं। हमने विवेक को डिफेंड करना है, लेकिन सिर्फ सोशल रिफॉर्म में नहीं, सिर्फ रिलीजियस सुपरस्टिशन में नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटेलेक्चुअल सेल्फ डिफेंस में, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को सामने करने में, इन सब जगह रैशनल थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन रीजन। और हमारे सामने वो चॉइस नहीं है कि वायलेंट response to the madness that is going on, that is not a choice before us. वो ऑप्शन नहीं है। When you resort to violence, trolling, vilification, आप दो ट्रैप में पड़ जाती है। We will, if we do that, we are already admitting our inability to reason, and we have been defeated by reason. जो लोग वो करते हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हर दिन वो करते हैं, वो एडमिट कर रहा है ना, by the use of violence, by the trolling, by the vilification, वो एडमिट करते हैं that they are unable to argue on reason. They have to use everything from character assassination to physical assassination. तो मैं आपको कहता हूं कि जो विवेक का डीपर मीनिंग, मैंने ये चैलेंज है आपके सामने, विवेकवादियों, आपके सामने ये चैलेंज है, इन सब 7-8 चुनौती उसको सामना करना है। अगर आप वो करेंगे, then we will actually confront the challenges to democracy. Thank you. थँक यू साईनाथ सर. माननीय पी साईनाथ, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पवार सर आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्वांचे मी आभार मानते आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते. धन्यवाद. अमोल, लाईव्ह बंद करा.